क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम मिलिट्री इंटेलिजेंस की मुसलसल निगरानी में हो? वो चंद सामी रुक कर दोबारा गोया हुआ। भारतीय हुकूमत हिमाचल प्रदेश की चंबा वादी की पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा डैम बना रही है, जिसके आबी जखीरे में पहले ये तय हुआ था कि दरियाई झेलम का पानी डाला जाएगा। इस बारे में भारत और पाकिस्तान के दरमियान बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मुआहिदा भी तय पाया था, लेकिन अब मुसद्दिका खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत दरियाए चनाब का पानी भी इस जबरदस्त डैम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी है। पाकिस्तान के एहतजाज के बावजूद भारत ने दरियाए चनाब का रुख डैम की तरफ मोड़ने के लिए एक बड़ी नहर खोद ली है। ये डैम कई सालों से ज़ेर तामीर है और इसकी 3 सुरंगें तैयार हो चुकी हैं। अगर ये डैम बन गया और इसमें दरियाए चनाब का पानी डाल दिया गया तो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बहने वाला दरियाए चनाब खुश्क हो जाएगा, बल्कि दरियाए रावी भी सूख जाएगा। इसके नतीजे में पाकिस्तान की लाखों एकड़ अराजी बंजर हो जाएगी और पाकिस्तान एक भयानक मसले से दो चार हो जाएगा, जिसका हमारे पास कोई हल नहीं होगा। भारत हमारे वतन अजीज के करोड़ों अवाम को भूखों मारने का तहिया कर चुका है। वो सुपर पावर बनने के नशे में मनमानी करने पर उतर आया है, लेकिन हम खामोश तमाशाई बनकर अपने मुल्क को तबाह होते हुए नहीं देख सकते। हमें हर हालत में इस डैम को तबाह करना है और कौमी सलामती का ये अहम मिशन तुम्हें पूरा करना है। मैं गौर से अपने एजेंट की बातें सुन रहा था। जब वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ तो मैंने कहा, फर्ज कर लिया हम इस डैम को उड़ा भी देते हैं, तब भी भारत इसकी तामीर शुरू कर देगा। एजेंट ने आहिस्ता से एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, तो फिर हम उसे दोबारा तबाह कर देंगे। भारत इस डैम को जब भी बनाएगा, यकीन करो हम उसे बर्बाद कर देंगे, क्योंकि ये हमारे वतन पाक की सालमियत और बका का सवाल है। हम न हो तो हमारी जगह कोई दूसरा मुजाहिद आगे बढ़कर पाकिस्तान की शहर काटने वाले हाथों को काट देगा। वो ठीक कह रहा था। जिंदा कौमों का यही शेवा होता है। वो आज़ादी और अमन के लिए जंग करते हैं और इस जंग में कभी नहीं हारते। मैंने अपने एजेंट से पूछा कि ये डैम चंबा वादी में किस मकाम पर वाक़ है। उसने कागज़ पर जो नक्शा बनाया हुआ था मुझे दिखाया। कागज़ पर एक जगह आड़ी तिरछी लकीरों के दरमियान लाल पेंसिल से निशान बना हुआ था। उसने मुझे डैम का मकाम और हुदूद अरबा पूरी तफसील से बताया। मैं उन कस्बों और शहरों के नाम बाज मसलहतों की बिना पर जहां नहीं ले सकता। एजेंट ने नक्शा मेरी तरफ करते हुए कहा, ये तुम अपने पास रखो, बेहतर है कि इसे ज़बानी याद कर लो ताकि कागज़ तुम ज़ाया कर सको। मैंने उससे पूछा कि इस ऑपरेशन में मेरे साथ कौन होगा। एजेंट ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम पोशाली को अपने साथ ले जा सकते हो। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि तुम्हारे साथ अपने आदमी कर सकें। हमें मालूम है कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक कैप्टन का तुम्हें ताउन हासिल है। एमुनिशन के सिलसिले में तुम उस कैप्टन से ताउन ले सकते हो। अगर वो बाज़ मजबूरियों की वजह से माजरत का इजहार करे तो तुम्हें एमुनिशन भी चंबा डैम के गैरिजन से उड़ाना होगा। ये फौजी गैरिजन डैम के मशरकी किनारे पर वाक़ है। हम जानते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं है। एक तरह से ये खुदकुशी की मुहिम होगी, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम को जिंदा सलामत रखने की खातिर अगर हमें एक एक करके शहीद भी होना पड़े तो मेरे ख्याल में ये हमारी खुशकिस्मती होगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? मैंने फौरन कहा, क्यों नहीं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहन भाइयों के लिए मैं 1000 बार जान कुर्बान कर सकता हूँ। उसके बाद एजेंट ने मुझे इंडियन मिलिट्री गैरिजन के बारे में मजीद तफसीलात बताईं। मैंने तमाम जुजियात को अपने जहन में बिठा लिया। वो कुछ देर खामोशी से शायद सूरत हाल का जायजा लेता रहा, फिर कहने लगा, तुम जहाँ जिस सरकारी ओहदे पर तैनात हो, हमें उसकी नज़ाकत का भी एहसास है, लेकिन इसके लिए हम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। चंबा डैम का मिशन 15-20 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए। तुम दफ्तर से सैर तफरी के लिए 1 माह की छुट्टी लेकर शिमला जाओगे। वहां से भेस बदल कर खुफिया तौर पर अपने अहम मिशन पर चंबा रवाना हो जाना। अगर तुम्हें मेरा मशवरा कबूल हो तो अपने साथ अपनी मंगेतर सुजाता को भी साथ ले जा सकते हो। सुजाता को साथ ले जाने से एक फायदा जरूर होगा कि तुम पर कोई शक नहीं करेगा। मैंने कहा, शिमले पहुंचकर सुजाता मेरे लिए मसला बन जाएगी। उससे छुटकारा कैसे हासिल करूंगा? इस पर उसने कहा कि इसका हल भी हमारे पास मौजूद है। शिमले में सुजाता को अगवा करके खुफिया मकाम पर छुपा दिया जाएगा। यूं तुम्हें उसकी तलाश में निकलने का बहाना भी मिल जाएगा। उसकी ये तजवीज मेरे दिल को लगी। ये बहुत अच्छा ट्रैप था। इस पर अमल करते हुए मैं इंडियन इंटेलिजेंस की आंखों में धूल झोंक सकता था और अपने आप को मुमकिना शुबे से महफूज रख सकता था। मैंने इस तजवीज पर फौरन रजामंदी का इजहार कर दिया। फिर हमने उस ट्रैप की सारी तफसीलात आपस में तय कर ली। वक्त गुजरता जा रहा था। एजेंट उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें सुजाता के हमरा शिमले के इंपीरियल होटल में ठहरना होगा। शिमले में इन दिनों बर्फबारी का मौसम है। वहां सुजाता को अगवा करने हमारे जो आदमी तुम्हारे कमरे में रात के वक्त आएंगे, वो तुम्हें एक रिवॉल्वर और कुछ गोलियां देंगे। मुझे अफसोस है कि हम तुम्हारी इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकते। अब मैं जाता हूँ। तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर शिमला पहुंच जाना होगा। वक्त और जरूरत का तकाजा है। हमारे आदमी तुम्हें पहचानते हैं। उन्हें तुम्हारी तस्वीर दिखा दी गई है। वो तुम्हें इंपीरियल होटल में आता देख लेंगे।
कोई बात पूछनी हो तो इस वक्त पूछ सकते हो। मुझे क्या पूछना था? चुनाचे मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पूछना। एजेंट ने मुझे बेख्तियार गले लगा लिया और जज्बात से लबरेज आवाज में बोला, पाकिस्तान को तुम पर नाज है, कौम तुम्हारी खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकेगी, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। ये कहकर वो खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर बाग के अंधेरे में कूद गया। मैंने खिड़की बंद करके चटखनी लगा दी और रोशनी बुझाकर सोचने लगा कि मुझे अब पोशाली से मिलकर उसे नए मिशन के लिए तैयार करना होगा। रात काफी गुजर चुकी थी। नया मिशन बेहद अहम और खतरनाक था। मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर पोशाली और सुजाता को अलग अलग साथ लेकर रवाना हो जाना था। मुझे नींद आ रही थी। पलंग पर लेटकर मैंने कंबल ऊपर किया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैं गहरी नींद सो चुका था। सुबह आंख खुली तो बेडरूम में दिन की रोशनी फैली हुई थी। दफ्तर जाने से पहले मैंने घर से सुजाता को फोन कर दिया। मैं चाहता था कि मेरी गुफ्तगू टेप पर रिकॉर्ड हो जाए और किसी को जरा सा भी शक न हो कि मैं किसी खुफिया मुहिम पर शिमले जा रहा हूँ। मैंने सुजाता से कुछ प्यार मोहब्बत की बातें की और फिर ठंडा सांस भरकर कहा, सुजाता डियर, मैं काम करते करते थक गया हूँ, दिल चाहता है कि कुछ देर आराम करूं। सुजाता बोली, तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? मैंने कहा, छुट्टी तो मेरी मौजूद है, मेरा ख्याल है कि 1.5 महीने की छुट्टी ले सकता हूँ, मगर घर पर बैठकर क्या करूंगा? दिल चाहता है कि किसी खामोश मकाम पर जाकर 1 महीना भरपूर आराम करूं और फिर से ताज़ादम होकर दफ्तर का काम शुरू करूं। सुजाता ने कहा, छुट्टी लेकर बम्बई बहन के पास क्यों नहीं जाते? वहां बच्चों में तुम्हारा जी बहल जाएगा। मैंने किसी कदर उकताहट से कहा, नहीं सुजाता, मैं बिल्कुल अकेला किसी पुरफजार जगह पर खामोशी से गुजारना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मेरी खुशियों में इजाफा हो जाएगा। फिर मैंने ऐसे लहजे में जैसे अभी अभी ख्याल आया हो कहा, डार्लिंग क्यों ना हम शिमले चलें, बर्फबारी भी देखेंगे। इन दिनों शिमला बड़ा पुरसुकून होता है। सच में मुझे एक तरह से नई जिंदगी मिल जाएगी। क्या ख्याल है? सुजाता ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ अकेली कैसे जा सकती हूँ? मैंने कहा, क्यों, तुम मेरी मंगेतर हो। इससे पहले भी हम अकेले बम्बई गए थे। मैं खुद माता पिताजी से बात कर लूंगा, तुम मेरे साथ होगी तो मजा आएगा। सुजाता भी खुश हो गई, कहने लगी, तो फिर तुम पिताजी से आकर बात करो, अगर वो मान गए तो इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की और क्या बात होगी। मैंने दफ्तर के बाद उसके घर आने का वादा किया और फोन बंद करके दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। दफ्तर में जाते ही मैंने 1 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। वजह ये बताई कि कुछ दिनों से मुझे शदीद थकावट महसूस हो रही है और मैं कुछ वक्त राजधानी से दूर किसी पहाड़ी मकाम पर जाकर सुकून से गुजारना चाहता हूँ। मेरी छुट्टी मौजूद थी। बॉस ने मुझे बुलाकर मेरी खैरियत दरियाफ्त की और छुट्टी मंजूर करते हुए पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने उसे साफ बता दिया कि शिमले जाने का प्रोग्राम है और हो सकता है कि सुजाता की फैमिली भी मेरे साथ जाए। तिवाड़ी मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है कैप्टन, आई विश यू गुड लक। मैंने मिस्टर तिवाड़ी का शुक्रिया अदा किया और कमरे से निकलकर अपने कमरे में आते ही सुजाता को फोन पर खुशखबरी सुनाई कि मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। उसे भी बड़ी खुशी हुई। कहने लगी, अब पिताजी मान जाएं तो मैं भी तुम्हारे साथ शिमले की बर्फबारी देख लूं। दफ्तर में मैंने अपनी सारी चीजें संभाल कर अलमारी में रख दी। फिर मिस्टर तिवाड़ी और मिस्टर वशराम से मिलने के बाद सीधा सुजाता की कोठी पर पहुंच गया। वो दफ्तर से आ चुकी थी। मैंने सुजाता के पिताजी के पास बैठकर मौसम और सियासत की बातें शुरू कर दी। भारत के अपर क्लास हिंदू घरानों का माहौल बहुत एडवांस हो चुका है। लड़कियां अपने पसंद के लड़के न सिर्फ खुद तलाश करती हैं बल्कि उनके साथ कोर्टशिप भी कर लेती हैं। माँ बाप उन्हें इसकी इजाजत दे देते हैं ताकि वो मोहब्बत की शादी करें और यूं उन्हें ज्यादा जहेज देने की मुसीबत से निजात मिल जाए, क्योंकि मोहब्बत की शादियों में जहेज का लालच ज्यादा काम नहीं करता। चुनांचे जब मैंने सुजाता के माता पिताजी से सुजाता के साथ छुट्टियां गुजारने की बात की तो वो फौरन राजी हो गए। इस हकीकत से वो अच्छी तरह वाकिफ थे कि उन्हें अपनी लड़की के लिए ऐसा लड़का मिल रहा है जो मरकजी हुकूमत के अहम तरीन इदारे में आला ओहदे पर तैनात है और जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो हमें ज्यादा से ज्यादा तन्हा रहने का मौका देना चाहते थे। सुजाता खुशी से झूम गई। मैंने उससे कहा कि वो एक दिन छोड़कर जहाज में शिमले के लिए 2 सीटें मखसूस करवा ले। वो खुद इंडियन एयरलाइंस के ऑफिस में काम करती थी। उसके लिए निशिस्तें हासिल करना कोई मसला नहीं था। सुजाता की कोठी से मैं रात का खाना खाकर निकला और गाड़ी का रुख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ फेर दिया। मुझे पोशाली से मिलकर उसे नए मिशन के लिए तैयार करना था। दरगाह शरीफ पर हस्ब मामूल अनवार इलाही की बारिश हो रही थी। दरगाह का कोना कोना बकाए नूर बना हुआ था। मुझे भारतीय कैप्टन को भी कब्रिस्तान में बुलाकर उससे कुछ जरूरी बातें करनी थी और इस इम्कान का जायजा लेना था कि इस नए मिशन में वो मेरी कहां तक मदद कर सकता था। गाड़ी एक तरफ खड़ी करके मैंने मज़ार शरीफ फूल चढ़ाए, फातिहा पढ़ी और अकबी दरवाजे से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ आ गया। मैं पोशाली की कोठी की तरफ बढ़ा तो यूसुफ शाह एक तरफ से निकलकर मेरे पास आ गया। हम दोनों झोंपड़ी की तरफ बढ़े। पोशाली कोठरी में चारपाई पर कंबल ओढ़े बैठी थी। मुझे देखकर बड़ी खुश हुई। यूसुफ शाह कहने लगा, तुम बैठ कर बातें करो, मैं बाहर निगरानी करता हूँ। वो चला गया तो पोशाली कहने लगी कि मैं ज्यादा देर तक इस
बेअमली की हालत में नहीं रह सकती। इससे तो बेहतर है कि मैं पहाड़ों या जंगलों में निकल जाऊं और वहां जफाकशी की जिंदगी बसर करूं। मैंने पोशाली का हाथ अपने हाथ में लिया। कोठरी में मिट्टी का दिया ताक में जल रहा था। पोशाली का चेहरा मुझे कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने कहा, पोशाली, तुम्हारी बोरियत खत्म होने वाली है। हम एक नए मिशन पर रवाना हो रहे हैं। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। प्लीज मुझे इस मिशन के बारे में जल्दी बताओ। लगता है अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैंने पोशाली को चंबा डैम मिशन के बारे में सारी तफसीलात बयान कर दी। वो बड़े इन्हिमाक से सुनती रही। जब मैं अपनी बात खत्म कर चुका तो बोली, शिमले में सुजाता के अगवा के बारे में तुम्हें उसके माता पिता को लिखना पड़ेगा। मैंने कहा, वो मैंने सब सोच रखा है। हम दोनों परसों दिल्ली से दिन की फ्लाइट के जरिए शिमला जा रहे हैं। वहाँ इंपीरियल होटल में ठहरेंगे, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तुम किसी दूसरी फ्लाइट के जरिए शिमला पहुंचोगी। इस सिलसिले में खलील तुम्हारी मदद करेगा। मैं कल शाह जी से मुलाकात कर रहा हूँ, उन्हें सब कुछ बता दूंगा। वो तुम्हारी खुफिया रवानगी का बंदोबस्त कर देंगे। बहरहाल तुम्हें एक दिन छोड़कर शिमले पहुंचकर मुझसे राब्ता करना होगा। तुम किसी दूसरे होटल में ठहरोगी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने यूसुफ शाह को अंदर बुला लिया और उनसे कहा कि मैं कल रात 10 बजे इसी जगह शाह जी से मिलना चाहता हूँ, उन्हें इत्तला कर दीजिएगा। यूसुफ शाह ने हामी भर ली और मैंने वहां से चला गया। दूसरे दिन से मेरी छुट्टी शुरू हो गई। सारा दिन मैंने सुजाता के साथ गुजारा। चंबा डैम का नक्शा मैंने जुराबों में छुपा कर रखिया था। रात को मैं कैप्टन से मुलाकात करने दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के अकबी कब्रिस्तान में आ गया। वो पहले से मेरा इंतजार कर रहा था। पोशाली भी मौजूद थी। मैंने उसे चंबा डैम मिशन के बारे में आगाह किया और उससे ताउन की दरखास्त की। वो सोच में पड़ गया। फिर सर उठाकर बोला, मैं शायद तुम्हारे इस मिशन के ज़िम्न में कोई मदद न कर सकूं। मेरे दोस्त, मिलिट्री अस्पताल के वाक़े के बाद सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है और अब मैं एक पिस्तौल भी नहीं निकाल सकता। इसका मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हारे इस मिशन की कामयाबी के लिए हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और पोशाली को एक दिन बाद शिमले पहुंचाने के बारे में कहा तो वो बोला, ये काम खलील के जरिए बड़ी आसानी से हो जाएगा। पोशाली की हवाई जहाज की सीट भी बुक हो जाएगी और उसे खलील अपनी हिफाजत में एयरपोर्ट तक भी ले जाएगा। तय ये हुआ कि पोशाली एक यूरोपियन लड़की के हुलिये में सफर करेगी। पोशाली का रंग यूरोपीय औरतों की तरह गोरा चिट्टा था और वो अंग्रेजी जबान भी बड़ी रवानी से बोलती थी। अपने एजेंट के जरिए मुझे कुछ रकम भी मिल गई थी। मैंने 2000 रुपए पोशाली के हवाले किए और शाहजी से गले मिलकर वापस बंगले में आ गया। दूसरे दिन सुबह 10 बजे फ्लाइट से मुझे और सुजाता को शिमले रवाना होना था। मैंने अंधेरे में किचन के अकबी दरख्त के चबूतरे में रखे रेडियो ट्रांसमीटर को चेक किया। मुझे मैं साथ नहीं ले जा रहा था। उसके गिर्द मजीद झाड़ियां और घास फूस डालकर उसे अच्छी तरह से छुपा दिया। बाथरूम के बाहर बिल्ली के कटोरे के नीचे रखे हुए 5 जहरीले सिगार मैंने निकालकर एक अलग पैकेट में डालकर रखिए। ये मैं साथ नहीं ले जाने वाला था। रात गुजर गई। दूसरे दिन मैंने अपना अटैची केस गाड़ी में रखवाया। चौकीदार और कमला को जरूरी हिदायत दी और सुजाता की कोठी की तरफ रवाना हो गया। सुजाता ने बड़ा अटैची केस बरामदे में ही रखा हुआ था। एयरपोर्ट पर उसके माता पिता और भाई भी हमें छोड़ने आए। ठीक वक्त पर इंडियन एयरलाइंस का तैयारा परवाज कर गया। शिमले में रात बर्फ पड़ी थी। पूरा शहर बर्फ से सफेद हो रहा था। सड़कें वहां वीरान थी। सिर्फ वहां के मकामी लोग ही कहीं कहीं दिखाई देते थे। इंपीरियल होटल में हमारे 2 कमरे बुक थे। इंपीरियल होटल गिरजा घर की अकबी ढलान पर पुराने तर्ज का कॉटेज नुमा होटल था। हमारे दोनों कमरे दूसरी मंजिल पर थे। हमने अपने अपने कमरों में सामान लगा दिया। सुजाता मेरे कमरे में आ गई। खाना कमरे में ही खाया, फिर गर्म कोट और ऊनी टोपियां पहनकर सैर करने को निकल गए। काफी देर तक बर्फानी सड़कों पर घूमते रहे। शाम को चाय पी और आतिशदान के पास बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। मुझे मालूम था कि अपने एजेंटों ने हमें देख लिया होगा और वो सुजाता को अगवा करने आज या कल रात होटल में आएंगे। रात को देर तक सुजाता मेरे कमरे में बैठी बातें करती रही। खाना भी उसने मेरे कमरे में ही खाया। कोई 11 बजे वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उसके जाने के बाद मैंने कमरे की बत्ती बुझा दी और बंद खिड़की का पर्दा एक तरफ हटाकर बिस्तर पर लेट गया। लिहाफ ऊपर करके सोचने लगा कि मुमकिन है कि वो लोग कल रात आए। इतने में मुझे बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों की मत्थम चाप सुनाई दी। मैं उठ बैठा। दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। मैंने दबे पांव उठकर दरवाजा आहिस्ता से खोला तो 2 आदमी जिन्होंने चेहरों पर ऊनी टोपियां पहन रखी थीं कमरे में घुस आए। इनमें एक ने दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे ने मेरा खास कोड नंबर बोला। ये खास नंबर सिर्फ अपने किसी एजेंट को ही मालूम हो सकता था। मैं समझ गया कि ये अपने ही आदमी है। वो आतिशदान के पास कालीन पर बैठ गए। दूसरे आदमी के पास एक थैला भी था। पहले आदमी ने थैला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें तुम्हारे लिए कुछ जरूरी चीजें हैं। हम सुजाता को अगवा करके ले जा रहे हैं। वो हमारी खुफिया कमीनगाह में उस वक्त तक छुपी रहेगी जब तक तुम और पोशाली अपने मिशन को मुकम्मल नहीं कर देते। उसके बाद हम खुद तुमसे राब्ता कायम करेंगे और एक हल्की सी फर्जी झड़प के बाद भाग जाएंगे और सुजाता तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम अपने कमरे में ही रहो। हम सुजाता को बेहोश करके ले जा रहे हैं।
उसके दरवाजे की चाबी हमारे पास मौजूद है। ये कहकर वो दोनों कमरे से निकल गए।